1 या I1 μ1 ले लीजिए, μ1 इंटू स्नेल का नियम था μ1 इंटू साइन I1 इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R। ये था, इस तरीके से स्नेल का नियम था अपने पास। अब अगर लाइट रे जो है अपने पास में वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इधर अपने पास में जो है ये μ2 है और एयर का माध्यम अगर μ1, ये नोट कर लीजिए जिन्होंने किया था कल, μ2 बाई μ1। तो क्या रहता है अपने पास में कि पहले जैसे आपके पास आपतन कोण इतना है, ठीक है, तो आपने स्नेल का नियम लगाया μ1 साइन आई μ2 साइन आर, तो यहाँ से साइन आर की कुछ वैल्यू आ गई। फिर से क्या हुआ, आपने दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिया, तो अब इस बार जो है किरण यहाँ पे जा रही, तो आपतन कोण जो है बढ़ गया। आपने देखा कि आपतन कोण बढ़ गया और आपका जो ये है अपवर्तन कोण यहाँ पर कौन सा है, ये वाला कोण अपवर्तन कोण, वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे बढ़ते हुए क्या रहा कि एक किरण के लिए क्या हो गया अपने पास में कि जो अपवर्तन कोण है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री होने का मतलब क्या होगा कि इस वाले माध्यम और इस वाले माध्यम की जो अभिष्ट ये सरफेस है, ठीक है, कॉमन सरफेस है, इसको टच करते हुए लाइन निकल जाएगी। और अगर आपने इस वाले, तो ये जो कोण जिस पर कि आपका अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री, वो आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उसको क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल, ठीक है, अब ये क्रिटिकल एंगल कैसे ज्ञात करते हैं। अब और क्या रहेगा कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कोण हो जाए तो फिर क्या रहेगा, तो क्रिटिकल कोण से ज्यादा कोण रहेगा तो फिर सिंपली क्या होता है कि लाइट रे उधर नहीं जाती, लाइट रे इधर आ जाती। तो ये क्या हो जाता है फिर, परावर्तन हो गया। ये तो परावर्तन है कि लाइट रे, परावर्तन में क्या था कि आपने इंसिडेंट करवाया और वापस उसी माध्यम में आ गई। तो अगर ये रहा कि इस कोण से ज्यादा कोण पर आपने आपतन करवाया, तो क्या रहेगा, ये अपने पास में जो लाइट की किरण जो वापस इधर आ जाएगी। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इसमें बाहर की तरफ लाइट नहीं निकलेगी। तो यहाँ तक तो लाइट निकल रही है और इसके बाद में लाइट जो है नहीं निकलेगी, क्योंकि आगे जो कोण है इस कोण से भी ज्यादा होगा। तो अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है तो क्या होता है कि जो प्रकाश किरण है वापस उसी माध्यम के अंदर आ जाती है। इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये म्यू टू और म्यू1 आप नोट करो, और मैं यहाँ पर फॉर्मूला बनाता हूँ कि क्रांतिक कोण कैसे ज्ञात करेंगे। ये हम नोट कर चुके थे शायद, कि वो कोण जिस पर कि अपने पास में एक काम हो रहा है उसको हम बोल रहे थे क्रांतिक कोण, ठीक है, यहाँ पे नोट किया। जो भी क्रांतिक कोण कैसे ज्ञात करेंगे, कि आपने स्नेल का नियम लगाया, स्नेल के नियम से आपने लगाया μ2 इंटू साइन आई सी इक्वल्स टू μ1 इंटू साइन आर, वो कितना होगा, 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होगा, साइन 90 जीरो। जीरो। बाकी लोग बताइए, एक होता है कोस 90 होता है होगा जीरो। सर। हाँ, कितना होगा, μ2 इंटू साइन आई सी इक्वल्स टू μ1 इंटू 1, ठीक है, कोस 90 जीरो होता है, साइन 90 1 होता है। तो यहाँ से अगर अपने को साइन आई सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कितना हो जाएगा, μ1 बाई μ2, या आई सी जो है फिर इसको इस फॉर्म में डिनोट कर देते हैं हम, साइन इनवर्स μ1 बाई μ। तो ये क्या है, μ1 तो कौन से माध्यम का है, विरल माध्यम का, और μ2 किसका है, सघन माध्यम का। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो क्रांतिक कोण इतना होगा। अब अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा है तो प्रकाश किरण क्या होती है, वापस उसी माध्यम में आ जाती है। इसी को हम फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखिए इतना नोट कीजिए। नोट किया आपने, तो सर कीजिए कीजिए। सर ये दोबारा से होता है ना। देखिए क्या हो रहा है इसमें, ये हमने जो कल नोट किया था, यहाँ पर क्या नोट किया था कि अपने पास में जब प्रकाश किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की
से दूर की तरफ मुड़ जाती है। यही होता है, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ती है, और जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ये नियम थे अपने पास, तो उन्हीं का यूज कर रहे हैं। अब आपके पास में ये रहा कि जब ये जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, तो μ2 ग्रेटर देन μ1, इसका मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है किरणें। तो ये सघन माध्यम है और इधर अपने पास है विरल माध्यम। यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइट का सोर्स है, बल्ब वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, पानी के अंदर में जैसे में लगा दिया, तो क्या रहेगा कि यहाँ पर जो प्रकाश किरणें जाएंगी, जैसे इसके लिए आपतन कोण का कुछ मान होगा अपने पास में, आई बोल सकते हैं I1, और ये आप अप्लाई करोगे यहाँ तो आर की वैल्यू आ जाएगी, तो ये अपने पास में क्या आया, अपवर्तन कोण। क्योंकि प्रकाश किरण जो है सघन से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ गई थी। एक्चुअली में तो अगर सीधे जाती तो इधर जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होगा, अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ गई। फिर अपने पास फिर से आपने जो जिससे अब इसको बढ़ाएंगे, आई को बढ़ाएंगे, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो μ2 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। अगर अपने पास में आई को बढ़ाएंगे, जैसे इसका आई और इसका आई अलग अलग है, तो इसका आई आपको ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा रहेगा, तो जब आई बढ़ेगा तो साइन आई भी बढ़ेगा, तो साइन आई बढ़ेगा तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब साइन आर भी बढ़ना चाहिए, और साइन आर बढ़ने का मतलब आर भी बढ़ेगा, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है, 0 से 90 डिग्री की तरफ जाने पर मान जो है बढ़ता है, तो आपने बोला बढ़ता है। लेकिन ऐसे बढ़ते बढ़ते अब साइन आर थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो कभी हो नहीं सकती। तो क्या होता है कि जैसे ही अपने पास में जो है एक कोण ऐसा आता है, एक कोण ऐसा आता है कि उस पर जो है लाइट की जो किरण है बाहर नहीं निकलती, इधर नहीं जाती। इसके बजाय क्या होता है, ये माध्यम और ये माध्यम की जो अभिष्ट यहाँ पर सतह है उससे को टच करते हुए निकलती है इधर, ठीक है। अब ये तो कौन सा, तो ये कोण जिस पर क्या होता है, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो वो आपके पास आपतन कोण जिस पर कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं, उसको क्रांतिक कोण। अब अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये लाइट की किरण जो बैंड होकर के इधर आ जाएगी, तो ये तो कौन सा हो जाएगा भाई, ये कोण और बढ़ना चाहिए भी, ठीक है। तो जब इसी माध्यम में आ गई तो कौन सा हो जाएगा, तो परावर्तन हो गया, और अब परावर्तन के नियम लगे कि जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण, ठीक है। फिर अपने पास में लगते हैं सिंपल परावर्तन के नियम। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है स्नेल का नियम, कि इस वाली किरण के लिए मैंने अप्लाई किया, तो μ2 साइन आई सी, μ1 और साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो यहाँ से साइन आई सी कितना हो जाएगा, μ1 बाई μ2, और आई सी कितना होगा, साइन इनवर्स μ1 बाई μ2। तो अब अपने पास में जैसे मान लीजिए पानी से हवा में जा रही है, तो पानी के लिए जैसे μ2 अपना कितना हो गया, 4/3, और μ1 1, तो पानी के लिए हम क्रांतिक कोण ज्ञात कर सकते हैं। ग्लास के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं, ग्लास के लिए कितना लिया था हमने, 3/2, और हवा का 1, तो इसका ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे गोल्ड का जो है वो ज्यादा होता है, तो गोल्ड के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम आता है, 24 डिग्री के लगभग, गोल्ड नहीं बेसिकली डायमंड के लिए, डायमंड के लिए 24 डिग्री के लगभग आता है। इन बाकी के लिए कहीं किसी के लिए 40 डिग्री 41 डिग्री के लगभग आता है। तो देखो कितना नोट किया आपने, ये नोट किया, आगे चलो। यस देखिए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम मतलब सघन माध्यम, पुनः उसी माध्यम सघन माध्यम में लौट जाती, जो कि प्रकाश का परावर्तन है। तो उसके बाद में क्या रहेंगे अपने पास में, परावर्तन के नियम लगेंगे। जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पर μ2 ग्रेटर देन μ1। एक प्रकाश किरण जो आपकी यहाँ से निकली, मान लीजिए ये अपने पास क्या था, क्रांतिक कोण, यहाँ पर जो है
IC। यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है सतह को टच करते हुए निकली, यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है सतह को टच करते हुए निकल रही है इधर ये। लेकिन अगर कोण आपने और बढ़ा दिया, मान लीजिए एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिया है, इस पर जो प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ पर बना देता हूँ पॉइंट को, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण जाएगी, अब क्या होगा, इसके लिए जो I है वो ग्रेटर देन IC। इसमें I का मान क्या है, यहाँ पर जो I है अपतन कोण, वो ग्रेटर देन IC से बड़ा है, तो क्या होगा, प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में आ जाएगी, तो वापस उसी माध्यम में आ जाएगी, और ये अपने पास सिंपल, तो I, ये कोण R, तो अब क्या हो जाएगा, इसके लिए अपने पास में I इक्वल्स टू R, कौन से के लिए, इसके लिए, क्योंकि इसके लिए क्या हो रहा है, सिंपल परावर्तन के नियम लगेंगे। तो क्रांतिक कोण मान लीजिए किसी के लिए 35 डिग्री, तो 35 डिग्री से ज्यादा पर क्या होगा, वापस आ जाएगी उसी माध्यम। नोट किया, हाँ कीजिए। तो अपने पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो चीजों की जरूरत है, बताइए कौन कौन सी। माध्यम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किरण कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, माध्यम से विरल माध्यम। एक तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए, और दूसरा आपतन कोण क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना। तो ये TIR की जो शर्तें हैं अपने पास में, पहला कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, नोट किया आपने। नोट हो गया। यस सर। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है अपने पास में, जैसे पानी के लिए अगर देखें, पानी के लिए अगर हम देखें कि मान लीजिए पानी से हवा में जाती है, तो हम ये देख रहे हैं कि वाटर टू एयर अगर ट्रेवल हो रहा है, वाटर टू एयर, तो क्या रहेगा अपने पास में, वाटर से जाएगी, मतलब म्यू 1 या म्यू 2, ऐसा बोल दे, वाटर टू एयर में क्या रहेगा, ये अपने पास में। और अपने को क्रांतिक कोण ज्ञात करना है, तो मान लीजिए यहाँ से था, ये जो कोण अपने पास ऐसा बना कि यहाँ पर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, तो ये कोण जो है IC, ये अपने पास में 4/3, और यहाँ पर म्यू की मान कितना है 1, और यहाँ पर म्यू का मान 4/3। तो इसके लिए अगर मैं ज्ञात करता हूँ क्रांतिक कोण, तो कितना रहेगा, देखो 4/3 गुणा साइन IC कितना हो जाएगा, 1 गुणा साइन 90 डिग्री, ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो साइन IC जो है वो कितना बना 3/4, और इसकी जब वैल्यू ज्ञात करते हैं तो ये वैल्यू आती है अपने पास में 48.6 डिग्री। इसको याद रख लें तो अच्छा होगा, 48.6 डिग्री। फिर अगर ग्लास के लिए देखते हैं, कांच के लिए, कांच के लिए इसका म्यू कितना होता है, म्यू होता है 3/2, ठीक है। तो कांच से अगर हवा की हम बात करें, ग्लास टू एयर, सर आगे कितना लिखा दिया? कौन सा, ये 3/2 है ना,
नहीं, आगे और कितना लिखा दिया? इधर की बात कर रहे हो आप? एक पढ़ना। हाँ, 2 पेज किए हैं। ये डायग्राम तो हम कल बना चुके थे, तो डायग्राम के नीचे ये पढ़ाया हमने आज, और फिर हमने ये पेज देखा है और अब इधर का अभी ज्वाइन किया है क्या आपने? टाइम पे ज्वाइन किया करो, अब बाद में देखना, उसको भी देखो। तो ये अपने पास में म्यू कितना होगा? 3/2। ग्लास से अगर एयर में जा रही है तो क्या अप्लाई करेंगे? स्नेल का नियम लगाया हमने। ये जैसे ग्लास की स्लैब है मान लीजिए कोई, और इसके अंदर कोई यहाँ पर सोर्स है, तो इसके लिए जो आता है अपने पास में, यहाँ से मान लीजिए ये क्रांतिक कोण है और प्रकाश किरण तो इधर चली गई, ठीक है। तो ये कोण इसका जो आईसी बनेगा, आईसी ये कितना होगा? 1, इधर कितना है? 3/2 और इधर 1, तो 3/2 इंटू साइन आईसी इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 90। तो यहाँ से जो साइन आईसी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3। तो आईसी आता है इसके लिए लगभग 41.8 डिग्री। तो जो वाटर है उसके लिए 48.6, ग्लास के लिए कितना? 41.8। एंड एक डायमंड अपने पास में, डायमंड का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है। इसका जो म्यू होता है वो होता है 2.5, म्यू 2.5। तो इसके लिए क्या अप्लाई करोगे आप? साइन आईसी जो रहेगा, डायमंड टू एयर की बात कर रहा हूँ, तो क्या रहेगा? देखो 2.5, अब की बार डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायमंड से इंटू साइन आईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 इंटू साइन 90 हो जाएगा। तो यहाँ से जो साइन आईसी है वो कितना आएगा? 1/2.5, और इससे जो वैल्यू निकल के आती है आपके आईसी की, वो आती है लगभग अपने पास में 24 डिग्री के लगभग होती है। 24 लगभग 24, एक्चुअली याद नहीं हुआ, 24 डिग्री। अब फिर कलर्स के लिए देखते हैं कि अलग अलग कलर्स के लिए क्या रहेगा। यस, नोट किया आपने? तो देखिए, अगर हम, हाँ बोल दिया करो नोट हो जाए तो। जैसे अपने पास में व्हाइट लाइट के लिए देखिए कलर्स जो है अपने पास में, VI B G Y और R, ये विबग्योर 7 कलर्स अपने पास में, ठीक है। ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब देखो मैंने पहले वेवलेंथ का बताया था, बताइए वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा अच्छी? देखो इधर जब जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है? सर रेड की सबसे ज्यादा होती है, तो इधर का लैम्बडा सबसे ज्यादा है। अब मुझे बताइए कि लैम्बडा जिसका सबसे ज्यादा होता है उसका अपने पास में अपवर्तनांक का देखा था हमने। अपवर्तनांक इधर जाने पर क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? कॉची का नियम देखा था हमने, उसमें ऐसा आया था कुछ गट ए प्लस, हाँ, बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्बडा की पावर 4। तो इधर जाने पर म्यू क्या होगा? घटेगा। तो इधर जा रहे हैं तो लैम्बडा अपना बढ़ रहा है, म्यू अपना घट रहा है। अब बताइए कि म्यू घटेगा तो क्रांतिक कोण का क्या होगा? क्रांतिक कोण का क्या होगा हवा के लिए? मानिए हवा के लिए, क्योंकि देखो साइन आईसी जो अपने पास में बन रहा है, क्या आप बोलोगे? म्यू इंटू साइन आईसी कितना होगा? 1 इंटू साइन 90। तो साइन जो आईसी अपने पास में है वो कितना होगा? 1/म्यू। अब अपने पास में अगर म्यू कम रहेगा तो साइन सर आईसी ज्यादा बढ़ेगा। रहेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इधर जाने पर क्या होगा? क्रांतिक कोण का मान बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा क्रांतिक कोण की रिक्वायरमेंट किसको होगी? रेड रेड। कलर को, आईसी, आईसी बढ़ेगा। तो सबसे पहले टीआईआर किसका होगा? सबसे, मान लीजिए व्हाइट लाइट अपने इंसिडेंट करवा दी, ग्लास से जा रही थी, सबसे पहले टीआईआर किसका होगा? वायलेट का कि रेड का? हम कोण बदलते रहे, सबसे पहले किसका होगा?
अरे जिसका अपने पास में इसका तो क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा है, तो इसको तो सबसे ज्यादा कोण की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले किसका होगा? इसका होगा। तो इसके लिए क्वेश्चन है अपने पास में, देखते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कि IC फॉर वायलेट इज लेस देन IC फॉर इंडिगो। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि IC इज लेस देन IC फॉर ऑरेंज इज लेस देन IC फॉर रेड। तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कोण किसका होगा? रेड कलर का क्रांतिक कोण। इसको नोट करें और देखते हैं क्वेश्चन। सर एक सेकंड पिछला वाला बता दो। हाँ बोलो, कौन सा? ये वाला? नोट करना है, नोट करना है। इससे पीछे की ये करो, यही है। नोट करो। लिख लिया सर। लिख लिया? तो ये क्वेश्चन है आपके पास में। इधर जो है म्यू की वैल्यू है 2, इधर है म्यू का मान है 2, और इधर म्यू का मान है √2। ठीक है, क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करो। कोई सा पदार्थ है तो इधर 2 है और उधर √2 है। क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करो। क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करो। सीधा फॉर्मूला लगाना है इसमें। सर 45 डिग्री। हाँ 45 डिग्री। देखें, देखिए 45 डिग्री अगर आ गया आपका, क्रांतिक कोण कब रहेगा? जब आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। मतलब 2 गुणा साइन IC किसके बराबर होना चाहिए? √2 इंटू, जब TIR होगा तो साइन 90 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे साइन IC कितना हो जाएगा? 1/√2। इसका मतलब IC कितना होगा? 45 डिग्री। तो अब 45 डिग्री से ज्यादा पर अगर आपतन होगा तो प्रकाश किरण क्या होगी? वापस इसी माध्यम में आ जाएगी, 2 वाले में, और 45 से अगर कम है तो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। ये नोट किया आपने? अगला चलिए कलर वाला क्वेश्चन देता हूँ, इसको नोट कीजिए, इनका नोट नहीं हुआ, नोट कीजिए। हो गया? यस बोलिए। हो गया सर। हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें इस टाइप की कुछ स्लैब गिवन है आपको, और इसके अंदर से यहाँ से जो है व्हाइट लाइट जा रही थी। यहाँ से जो है अपने पास में व्हाइट लाइट थी, ये किसी बिंदु पर आपतित हुई यहाँ पर। तो ये व्हाइट लाइट, ठीक है, सफेद श्वेत प्रकाश पुंज, व्हाइट लाइट। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर जब गई तो जो अपना ग्रीन कलर था वो इसको टच करते हुए निकला है। ग्रीन कलर जो इसको टच करते हुए, मतलब उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपको मुझे बताना कि कौन से कलर तो बाहर निकल जाएंगे और कौन से कलर है अंदर आएंगे। देखिए ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है। तो बताइए अपवर्तित व परावर्तित, परावर्तित रंग कौन से होंगे? कौन से होंगे रंग बताइए। देखिए 7 कलर है, एक तो आपको दे दिया ग्रीन। अब बताइए कौन से तो अंदर आएंगे, कौन से बाहर जाएंगे?
अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा कि क्रांतिक कोण किसका ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग लगाइए कुछ आइडिया। बोलो सर बोलो। वॉयलेट, इंडिगो और क्यों? इसके साथ में ये आएगा, ये और ब्लू, ये बाहर निकल जाएंगे और येलो, ऑरेंज, रेड अंदर आ जाएंगे। बाकी लोग भी बताइए। इन्होंने बताया है कि जो है VIP, ये तो सब बाहर निकल जाएंगे, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये तो बाहर, चलो ये तो बाहर निकल गए। और इन्होंने बोला कि Y और R, ये जो है ये अंदर आ जाएंगे। बताइए किसी और का कुछ आंसर? हाँ, यही होगा। यही होगा। सर दोबारा बताना एक बार। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो है ग्रीन कलर की लाइट इंसिडेंट हुई थी, सॉरी व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई थी। व्हाइट लाइट में मतलब 7 कलर है उसमें टोटल। और क्या हुआ, उसमें से जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर जो है वो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है कि वो इसको टच करते हुए जा रहा है। तो अब 7 कलर थे, एक कलर तो यहाँ पे जा रहा है, तो 3। अब इनमें से बताना कि कौन से कलर तो बाहर निकलेंगे और कौन से कलर अंदर की तरफ आएंगे। आपने लेट ज्वाइन किया है? 3 स्टूडेंट्स ने, 2 ने अभी अभी ज्वाइन किया है। इतनी देर से कहाँ थे भाई तुम लोग? यही था, मैं पहले ज्वाइन कर रखा था, क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। नहीं नहीं, मैं 2 स्टूडेंट जो ज्वाइन किए मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन समझ नहीं आया वो कोई बात नहीं। आंसर ये गलत है, सही बताइए। ये गलत है, उल्टा होगा इसका, सोचो क्यों। देखो हमने अभी तो नोट किया था विबग्योर, ज्यादा तो रेड का होता है, तो इसमें तो इधर जाने पर क्या हो रहा था, क्रांतिक कोण बढ़ रहा था ना, यही बनाया था हमने। देखो पीछे क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा किसका था, इसका था। तो अभी क्या हुआ है, मतलब जो हरा कलर है उसके लिए क्या है, ये कोण जो दिया हुआ है हरे कलर का, अभी क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। तो इनका तो क्या होगा, जो एक छूट रहा है, कौन सा, वाई, ठीक है, ये अपने, तो हरे कलर के लिए अभी क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसके लिए क्या है, कोण का मान क्या है, क्रांतिक कोण के बराबर है। तो इनको तो क्रांतिक कोण ज्यादा होगा ना, तो इनके लिए तो क्रांतिक कोण पर जब आपतित होगी तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इनका तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ, तो ये तो बाहर निकलेंगी। और इनका क्या है, इनका जो क्रांतिक कोण इसके क्रांतिक कोण से कम होगा, तो क्या रहेगा फिर, इनका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो चुका है, तो ये अंदर आ जाएंगे। देखो ये था अपने पास, इधर जाने पर IC बढ़ रहा था, तो इसका मतलब ये जो कोण अगर I है, आता है I जो है वो किसके इक्वल है, IC फॉर ग्रीन कलर है। और ये अपने को पता है कि IC फॉर वॉयलेट, फिर अपने पास में था IC फॉर इंडिगो, फिर अपने पास में होगा IC फॉर ब्लू, फिर होगा अपने पास में IC फॉर ग्रीन। तो मतलब इनके लिए तो क्या है, कोण का मान जो आपतन कोण है ये I, वो किससे, इनके क्रांतिक कोण से ज्यादा है। तो इनके लिए आपतन कोण मतलब वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है। अतः इनका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वह वापस अंदर आ जाएंगे, या आप बोलिए कि परावर्तित होंगे, वह वापस परावर्तित, आगे नोट करता हूँ, परावर्तित हो जाएंगे। देखिए सर, आपने तो बताया था ना। बोलो मैंने क्या बताया था।
हाँ क्रांतिक कोण का कम होता है वॉयलेट का नहीं, ग्रीन से। ये देखो, ये आप ही ने जवाब दिया था यहाँ पर। ये तो मैंने वेवलेंथ का, म्यू का, आईसी का सब आपने जवाब दिए थे। क्रांतिक कोण वायलेट के लिए कम है, ज्यादा नहीं है। तो मान लीजिए, देखो एक नंबर लेके बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए इसके लिए 40 डिग्री है, कि अब मान लीजिए 40 डिग्री पर आपतित हो रही है, तो मतलब ग्रीन कलर का क्या है, क्रांतिक कोण 40 डिग्री, क्योंकि 40 डिग्री पर इधर निकल गई। अब आपको पता है कि इसका जब 40 डिग्री है तो इनका तो क्रांतिक कोण 40 डिग्री से कम हो सकता है। इसका 38 हो, इसका 35 हो, इसका 33 हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो जब 40 डिग्री पर लाइट आ रही है तो ये तो क्रांतिक कोण से ज्यादा पर होगी नहीं तीनों के लिए। तो क्या होगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा पर है तो वापस आ जाएंगे, बोलो। और इनके लिए जो क्रांतिक कोण ज्यादा होगा, हो सकता है 42 हो, 45 हो, 47 हो, इस तरीके से। तो इनके लिए तो क्रांतिक कोण प्राप्त हुआ ही नहीं, तो ये तो बाहर निकल जाएंगे। क्रांतिक तो ये कोण से कम होने पर ही तो बाहर निकलती हैं सर। क्रांतिक कोण से कम होने पर नहीं निकलते, क्रांतिक कोण से ज्यादा होने पर बाहर निकलती है। कहाँ पे नोट किया था कम होने पर? यदि आपतन कोण देखो, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जो प्रकाश का परावर्तन। क्रांतिक कोण से अधिक पर होनी चाहिए, कम पर नहीं। समझ आया? देखिए, वापस परावर्तित हो जाएगी, तथा अपने पास जो है तो जो y, o और r, इनके लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम है। कोण से कम है, अतः इनका अपवर्तन होगा, अतः इनका अपवर्तन। अब ये लॉग आउट होगा, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए, अपवर्तन होगा। तो फिर जो डायग्राम में बनाऊं अगर, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो डायग्राम में बनाने में अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले किसका होगा। ये अपने पास में आपका ग्रीन कलर तो इधर निकल गया था, ग्रीन, उसके बाद में 3 कलर इधर आए। ये सबसे पहले होगा अपने पास में वायलेट का, इंडिगो, एंड कौन सा है फिर, ब्लू। फिर उसके बाद जी इधर आएगा, वाई, ओ और फिर आर। इस तरीके से 3 बाहर निकल गए, 3 अंदर आ गए। बनाइए इसको, और लॉग आउट होगा, दोबारा से ज्वाइन। हाँ, नोट हो गया, देखो आगे चलूँ मैं। ये नोट किया आपने इधर से? नहीं, हाँ, कीजिए, इसको कीजिए और समझिए ये कैसे आया। सर बोलो। बॉयलेट से रेड की तरफ जाने पर तो क्रांतिक कोण बढ़ता जाता है ना। हाँ, बढ़ता है, सही बोला आपने। अब बोलो। अब सर जब 90 डिग्री ग्रीन का हो गया तो उसके बाद तो क्रांतिक कोण बढ़ रहा है, मतलब उसका मान तो उससे ज्यादा हो रहा है ना। देखो इसका आप इसे समझो, मान लीजिए ये वी आई, बी, जी, वाई,
मान लीजिए इसके लिए मैं 40 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है, क्रांतिक कोण मैंने मान लिया है, पता नहीं कितना है, वो उस पर निर्भर करता है, हमने मान लिया 40 डिग्री। तो इसके लिए मान लीजिए 42 मान लेते हैं, इसके लिए 45 मान लेते हैं, इसके लिए 47, इसके लिए मान लीजिए मैंने 38 मान लिया, इसके लिए 36 मान लिया, इसके लिए चलो 33 मान लिया, कुछ ऐसा है। अब देखो, अब इसका ग्रीन कलर का क्या हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब ये कोण अपने पास क्या है, एक तरीके से 40 डिग्री, क्योंकि क्रांतिक कोण पर होगा तभी पूर्ण आंतरिक, ये अपने पास में क्या होगा, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसका मतलब ये कोण कितना, 40। अब नियम क्या है कि अगर अपने पास में क्रांतिक कोण से कम कोण होगा, क्रांतिक कोण से कम कोण रहेगा, तब तो लाइट की किरणें बाहर निकल जाएंगी, और क्रांतिक कोण से ज्यादा रहेगा तो अंदर आ जाएंगे। तो देखो, अब इसका मतलब ये कोण कितना है, 40 डिग्री आपने डिसाइड कर लिया। अब मुझे बताइए वायलेट के लिए क्या है, क्रांतिक कोण तो कितना है, 33, और आपतन कोण कितना है, 40, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कि नहीं। आपतन कोण तो 40 है और क्रांतिक कोण अगर 33 है, तो आपतन कोण तो क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ना, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब उसी माध्यम में वापस आ जाएंगे, तो उसी माध्यम में वापस आ गए। ऐसे आपने इंडिगो के लिए देखा, आपतन कोण 40 है, इसका अगर 36 है, हाँ, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। लेकिन वायलेट को देखोगे तो आपतन कोण तो 40 है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कितना कोण चाहिए, 42, तो कम रह गया कोण इस बार, तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, सिर्फ अपवर्तन होगा, किरणें बाहर निकलेगी। बोलो बोलिए, नहीं समझ आया। एक बार और समझाना। जिसका क्रांतिक कोण ज्यादा होगा वो माध्यम में वापस आ जाए। हाँ, वो वापस आता है, नहीं, अरे क्रांतिक कोण का नहीं, क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण होना चाहिए आपतन कोण, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तब वापस आएगी। तो ये तो हमने एक रफ वैल्यू ली है कि मान लीजिए मैंने मान लिया कि ग्रीन कलर के लिए कितना है, 40 डिग्री है, तो ग्रीन कलर का क्या हुआ, मेरे को दिख रहा है कि ग्रीन कलर सीधा यहाँ से निकला, इसका मतलब ये कोण कितना है, 40 डिग्री। तो ये कोण मुझे पता लग गया कि ये कोण कितना है, इसको मैं मिटा दूंगा बाद में, ये 40 डिग्री। इसका मतलब अब देखो, ये तो 7 कलर थे, तो सभी अपने पास इसका मतलब 40 डिग्री पर आ रही, सभी के सभी क्या 40 डिग्री पर आपतित हो रहे। अब उसके बाद में जैसे ब्लू वाले को देखा आपने, तो ब्लू का क्रांतिक कोण कितना, 38 है, और आपतन कितने पे हो रहा है, 40 पर। तो इसका मतलब क्रांतिक कोण से ज्यादा पर आपतन हो रहा है, तो क्रांतिक कोण से ज्यादा पर आपतन होगा तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो किरण जो है वापस आ जाएंगे। फिर इंडिगो के लिए देखा कि क्रांतिक कोण 36 है और आपतन कोण कितना 40 है, तो ये तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हुआ ना, तो इसका भी वापस आ जाएगी। ऐसे मान लीजिए रेड को देखोगे तो उसका एंगल 47 डिग्री है, क्रांतिक कोण 47 है, लेकिन आपतन कितने पे, 40 पे, तो जो क्रांतिक कोण से कम पर आपतन हो रहा है, तो क्रांतिक कोण से कम पर आपतन हो रहा है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, पूर्णांतिक परावर्तन नहीं होगा, वो किरण सीधी बाहर निकल जाएगी। हाँ, उसमें फिर अपवर्तन के नियम लगेंगे, अपवर्तन के नियम से बाहर। हाँ सचिन जिंदल बोलिए, सचिन बोलिए। यस, आ गया सर समझ में। समझ आ गया, अच्छा, बाकी लोग बोलिए, आगे चलूं मैं। तो यहाँ से ये तो हमने माना है, तो इसको नहीं लिखना है, ठीक है, चलिए सोचिए इस पर। एक सर मतलब आपने तो भी 40 डिग्री कोण बनाएंगे ये। हाँ, ये हमने माना था, ये माना था, ठीक है, पता नहीं कितना बना रही है, ये तो माना था कि मैंने 40 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो 40 डिग्री पर अगर जो भी है जिसका क्रांतिक कोण 40 डिग्री से कम है, उनका तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और जिनका क्रांतिक कोण 40 डिग्री से ज्यादा है, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए अपवर्तन होगा, वो बाहर निकल जाएंगे। आपने ये लाइन नोट की थी यहाँ पर, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम, सघन माध्यम में लौट जाती है, जो प्रकाश का परावर्तन, उसी माध्यम में आना, यही बेसिकली क्या आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर रहे। तो क्या नियम नोट किए थे, दो शर्तें थी ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना, क्रांतिक कोण से ज्यादा मुझे ये तो है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। बोलो, आगे चलो। रेड मतलब रेड वाली लाइट आपतित होती तो, और ग्रीन वाली बाहर परावर्तित होती तो। अगर रेड वाली इधर से निकलती तो सारी सभी का अंदर हो जाती,
अगर रेड वाली आपकी यहाँ से होती ना, तो रेड से तो पहले सभी का, क्योंकि क्रांतिक कोण सब इसका सबसे ज्यादा है, तो इससे पहले तो सबका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो चुका होगा। तो रेड अगर यहाँ से आती तो सभी जो आपकी इधर आती, उधर बाहर कोई भी नहीं निकलती, और अगर वायलेट यहाँ से निकलती तो फिर सारी बाहर निकलती, क्योंकि वायलेट के लिए अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ तो बाकी के लिए नहीं होगा, क्योंकि उनका जो आपतन कोण, क्रांतिक कोण है, वायलेट से ज्यादा है। कौन का मान क्या होगा नहीं? कोण का मान तो उनके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, वो तो मैंने माना था ऐसे ही। अब अपवर्तनांक कलर्स के लिए कितना होता है उसका मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, पर्टिकुलर कलर के लिए कितना होता है, ठीक है। लेकिन ये अपने पास जो है कि हाँ, अपने को ये आइडिया है कि किधर बढ़ता है और किधर घटता है, उसके अनुसार अपने को क्वेश्चन करना, मान नहीं दिया जाएगा आपको इनको। ये जो हमने इधर नोट किया था किधर बढ़ता है किधर घटता है, इसके अनुसार काम करना है। हाँ, ये पता है कि किधर बढ़ता है किधर घटता है। आगे चलो। ओके सर। तो अगला जो अपने पास में ऐसा है कि एक टैंक है और जिसमें डेप्थ तक वाटर भरा हुआ है, मान लीजिए कोई अदर माध्यम हो सकता है वाटर के लिए, बाद में देख लेंगे। ऐसा है, बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, इधर मान लीजिए एयर अपने पास में, और ये कोई माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू है। यहाँ पर एक कोई प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश स्रोत। अब बताना है आपको कि यहाँ से जब प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो इस तरीके से कुछ दूरी के बाद में जाकर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बनाइए, इसकी जो डेप्थ में दे देता हूँ कि डी हाइट, डी तक वो भरा हुआ है। चलो ये पढ़ देता हूँ मैं इसको, ये डी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो, ज्ञात करो, जिससे कि प्रकाश किरणें बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही, जिससे कि प्रकाश किरणें बाहर निकल रही। बताइए। जिससे कि प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही है। अब क्या है इसमें, इसमें भी अपने पास में क्या रहेगा, जैसे अभी मैंने थोड़ा सा तो बताया था कि यहाँ से जो प्रकाश किरणें जाएंगी, जैसे पहले मान लीजिए ये आपने अभिलंब यहाँ पर बना दिया, एक प्रकाश किरण इधर गई, एक प्रकाश की किरण इधर गई, एक प्रकाश किरण इधर गई, तो जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता जाएगा परावर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा, और थोड़ी देर के बाद में जाकर के जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, तो फिर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, उसके बाद में प्रकाश किरणें वापस अंदर आ जाएंगी, तो बाहर नहीं निकलेंगी। तो क्या रहा अपने पास, इतने ये अपने पास में जो है निकला, ठीक है, यहाँ से। अब देखो इधर निकले तो इधर भी तो निकलेंगे ऐसे, तो ये ऐसा एक अपने पास क्या वृत्त बनेगा, ऐसा एक वृत्ताकार आकृति बनेगी जिसमें से प्रकाश किरणें बाहर निकलेंगी, ठीक है, और इधर से फिर से इधर निकल जाएंगे। तो इस वृत्त की अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है कितनी है, देखिए। तो मैं यहीं पे डायग्राम बना देता हूँ। ये था मेरे पास में, और मैंने माना कि यहाँ पर जाकर के क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ऐसे इधर भी जाकर के यहाँ पर जाकर के क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो ये जो कोण है मेरे पास में, इस कोण को मैंने बोल दिया कि ये कोण जो है IC है, और ये कोण भी क्या है, IC है। तो IC का मान ज्ञात करके बताइए मुझे पहले। तो क्या होगा, ये जो लाइट जहाँ से बाहर निकल रही है वो कौन सा एरिया होगा, वो रहेगा अपना, ये एक वृत्त जैसा बनेगा, इसमें से लाइट बाहर निकलेगी,
और इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये त्रिज्या होगी इसकी। हाँ देखो, ये आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा है क्या? एक ऐसा मान के चलो कि तालाब है, ठीक है, उसमें से तो सभी तरफ निकलेंगी, सभी तरफ लाइट निकलेंगी, लेकिन जैसे ही आपतन कोण IC हो जाएगा उसके बाद में वापस अंदर आ जाएंगी। तो बाहर कहाँ तक निकल रही, बाहर सिर्फ इतने में निकले। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने को, R D अपने को पता है। देखो तो क्या करता हूँ मैं, स्नेल का नियम अगर अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में आएगा म्यू गुणा साइन IC, कितना हो जाएगा, 1 गुणा साइन 90। तो ये कितना हो गया मेरे पास में, साइन जो IC है वो कितना हो जाएगा, 1 बटा म्यू। साइन IC कितना हो जाएगा, 1 बटा म्यू। ये ज्ञात कर लिया आपने। अब वो कोण अगर IC है तो ये कोण भी तो IC होगा। तो फिर मैं यहाँ से अगर साइन थीटा मुझे पता है तो टेन थीटा ज्ञात कर सकता हूँ। अगर ये IC है, साइन थीटा कितना होता है, 1 बटा म्यू। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर -1। जब आपको लंब पता है और करंट पता है तो आधार ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ से अब मैं टेन थीटा टेन आई ज्ञात कर लूंगा, टेन आई आ जाएगा तो मेरे पास में R की वैल्यू आ जाएगी, म्यू स्क्वायर -1। तो यहाँ से अगर मैं टेन IC का मान ज्ञात करूँ तो कितना होगा, 1 बटा म्यू स्क्वायर -1। अब मैं अप्लाई करता हूँ टेन IC, जो कि कितना होगा, वो होगा R डिवाइडेड बाई D। R डिवाइडेड बाई, तो ये मेरे पास में दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से मैं ज्ञात कर लेता हूँ 1 और 2 से मैं बोल सकता हूँ कि R बटा D कितना हो जाएगा, 1 बटा म्यू स्क्वायर -1। तो R कितना हो गया, D डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर -1। इतना त्रिज्या रहेगी, इतनी त्रिज्या। देखो इसको, बोलिए समझ आ रहा है कुछ? सर एक बार फिर से समझाना। देखो मैंने ये बोला था कि यहाँ से जैसे ये तो मैंने सीधी लाइन बना दी, एक प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हुई, लेकिन उसके लिए जो है आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से कम है तो बाहर निकल जाएगी। फिर कहीं यहाँ पर आपतन करवाया, फिर बाहर निकल गई, लेकिन मैंने यहाँ पर आपतन ऐसा करवाया कि क्रांतिक कोण पर आपतन हो गया, तो ये अपने पास में इधर निकल गई ग्रेजिंगली टच करते हुए। तो ये जो आपतन कोण है वही कौन सा हो गया, क्रांतिक कोण हो गया। इसका मतलब यही तो होता है डेफिनेशन, वो आपतन कोण जिस पर की प्रकाश की किरण जो है अभिष्ट सरफेस के समांतर निकल जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो ये क्रांतिक कोण होगा। अब ये क्रांतिक कोण IC है तो ये कोण भी तो IC होगा। दो समांतर लाइंस को इस तरीके से कोई काटता है तो ये कोण जितना होगा उतना ही कोण ये होता है। तो ये देखो आप, ये IC है, ये IC। तो पहला काम मैंने स्नेल का नियम लगा किया कि म्यू गुणा साइन IC इक्वल टू 1 गुणा साइन कितना एंगल है 90 डिग्री, तो साइन 90। तो साइन IC मेरे पास में कितना होगा, 1 बटा म्यू। तो फिर टेन IC ज्ञात कर रहा हूँ मैंने, यहाँ पर त्रिभुज बना लिया और त्रिभुज में साइन थीटा कितना होता है, लंब बटा करण। तो लंब 1 है और करण एक तरीके से म्यू है। तो आधार ज्ञात कर लूँ, आधार कैसे, पाइथागोरस लगाओगे तो आधार कैसे आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर -1 और रूट लग जाएगा। तो मुझे टेन IC ज्ञात करना था। टेन IC कितना होता है, लंब टेन थीटा कितना होता है, लंब बटा आधार। तो लंब तो 1 है और आधार म्यू स्क्वायर -1 मैंने ज्ञात कर दिया। और अगर यहाँ पर मैं इस त्रिभुज की सहायता से देखता हूँ तब मेरे पास में टेन थीटा कितना होगा, लंब बटा ये आधार, तो R बटा D, ये D दिया आपने, तो R बटा D। अब ये दोनों, ये भी टेन IC को बता रहा है, ये भी टेन IC को, तो मतलब ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैंने इक्वल कर दिया। बोलो दोबारा से बताना सर। अभी किसने पूछा था? क्यों? तो अभी मैंने बताया, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम क्या रही, आप ध्यान नहीं देते हो इसका मतलब? सर मैं ना हट गई थी, लीव हो गई क्लास लिए। तो देखो तो फिर ये अपने पास में इधर तो एयर है, इधर कुछ भी हो सकता है माध्यम। अभी जैसे पानी के लिए हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो अगर ये अपने पास में मान लीजिए इधर पानी वगैरह है कुछ भी, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये एक किरण ऐसी गई जिस पर क्या हुआ कि आपतन जो है क्रांतिक कोण पर आपतन हुआ। तो ये अपने पास में जो
जो कोण है, क्योंकि किरण अगर इधर निकल गई है 90 डिग्री पर, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री पर, तो क्या होगा, वो आपतन कोण जिस पर की प्रकाश की किरण जो है, जो दोनों जो माध्यम होते हैं उसके अभिष्ट सरफेस के समांतर निकलती है, वही क्या होता है अपना क्रांतिक कोण। इसका मतलब ये जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण। अब ये एंगल अगर अपने पास में आईसी है तो ये कोण भी आईसी होगा, ऐसा रहता है ना। ये अपने पास में दो समांतर लाइन और एक लाइन उनको काटती है कोई, तो ये जो कोण होंगे, ये कोण कितने होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये कोण अपने बराबर होंगे आईसी आईसी। तो देखो अब ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की है, तो पहले तो स्नेल का नियम लगाया आपने कि μ1 sin i μ2 sin r, उस तरीके से। तो μ1 एक तरीके से म्यू sin ic और 1 गुणा sin 90, तो sin ic कितना होगा 1/μ, तो ic कितना हो जाएगा। अब देखो आपने ic sin थीटा कितना होता है लंब बटा करण, तो 1/μ ये करण। अब आपको चाहिए था आधार, क्योंकि tan थीटा तो लंब बटा आधार होता है, तो क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर एंड उसका रूट ले लेंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो आधार ज्ञात कर लिया मैंने, म्यू स्क्वायर माइनस 1 और उसका रूट। अब मुझे tan ic चाहिए, क्योंकि एक तो tan ic मुझे पता है, यहाँ से tan ic कितना होगा, इस त्रिभुज को देखूं मैं, तो इस त्रिभुज को देखने पर क्या हो रहा है r/d, ये होगा tan थीटा लंब बटा आधार। तो एक तो मैंने ये देखा r/d tan ic, और दूसरा मैंने इधर से ज्ञात कर लिया कि tan ic कितना होगा, लंब बटा आधार 1/μ² माइनस 1, ये बना। इन दोनों का भी, ये भी अपने पास में tan ic है, ये भी tan ic है, दोनों बराबर है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और मैंने ये बराबर कर दिया। तो इससे r कितना है, d/μ² माइनस 1, और d क्या है, कितनी गहराई तक जो भी अपना लिक्विड है वो भरा हुआ, और म्यू क्या है, उस जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक। सर पिछले वाले बताना। पिछले वाले पेज पर हाँ एक और, ये वाला, एक और पेज निकालो आगे। हाँ यही, रुको। इसमें क्या रहा बोलो। तो ये एक तो सेकंड। क्वेश्चन था अपना पूरा, यही तो पूरा क्वेश्चन है आगे। अब आगे वाला पेज निकालो। बोलो, ओके बस। ये वाला बताना है, नहीं नहीं बताना। ये हो गया ये। आ गया, समझ में आ गया। r/d कैसे आया इसमें? r/d tan थीटा देखो बेटा, tan थीटा कितना रहेगा, ये यहाँ से लंब बटा आधार होता है, ओके, तो आ लंब गया तो आ कौन गया सा, आ गया। यहाँ से देखोगे, यहाँ पे चाहो तो आप कुछ ABC नाम करके त्रिभुज लिख दो यहाँ पर, उससे आगे कंफ्यूजन नहीं हो। अब आ गया सर, आपको आ गया। इसका एरिया चाहिए कि कितने एरिया में से लाइट बाहर निकल रही है। कई बार ऐसा होता है कि लाइट जो बाहर निकल रही है उसको आपको कवर करना है, ठीक है, तो कोई मान लीजिए आपको ऐसा मेटल शीट वगैरह डालनी है, तो उसका एरिया कितना हो, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो एरिया जो रहेगा कितना रहेगा, एरिया कितना होता है πr², जो क्षेत्रफल रहेगा वह क्षेत्रफल जिससे कि प्रकाश किरणें बाहर आ रही हैं, ए कितना होगा πr², और r कितना है d/μ² माइनस 1 और इसका स्क्वायर, तो पाई d² माइनस, ये आपके पास क्षेत्रफल है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। एक चक्ति का परिधि, चक्ति की परिधि ज्ञात करो जो 7 मीटर गहरे 7 मीटर गहरे तालाब से बाहर आ रही
आ रही प्रकाश किरणों को को ढक सके, ढक सके। चलो या तो डायग्राम बना लो। ऐसा है कि ये अपने पास में पूल है, वाटर है, इसके अंदर म्यू इस बार आपको 4/3 दिया। यहाँ पर कोई प्रकाश का स्रोत है, एस एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। और ये अपने को दिया हुआ है 7 मीटर। बताइए परिधि ज्ञात करनी इस बार। तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या आ जाएगा तो परिधि भी आ जाएगी। बताइए क्या रहेगा? अरे त्रिज्या ज्ञात करो, परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई यार। तो त्रिज्या ज्ञात करो ना सबसे पहले। सर 7/√में 7/9। हाँ देख लेते हैं अलग अलग तरीके से, कुछ वैल्यू पाई की पुट कर देते हैं, कुछ लोग नहीं पुट करते हैं। देखो एक बार त्रिज्या कितनी थी अपने पास में, d डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस एल। तो d तो कितना है 7 और म्यू कितना 4/3 का स्क्वायर -1। ये कितना हो जाएगा 7 बटा ये 16, हाँ √7/3 आ जाएगा ये। तो यहाँ से r जो है वो कितना हो गया 3 गुणा 7/√7, ये बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, और फिर जो परिधि रहेगी अपने पास में पेरीमीटर p, वो होगा 2 पाई r। तो 2 पाई को 22/7 रख सकते हैं और r कितना रहेगा अपने पास, ये अभी मैंने बोला 3 गुणा 7/√7। तो इस 7 से मैं इस 7 को कैंसिल कर देता हूँ, 132/√7 मीटर। देखिए सर ये √7/2 कैसे आया यहाँ पर? कौन सा ये? हाँ ये वाला। ये देखो 16/9 तो कितना रहेगा 16/9 -1, 16 माइनस ये कितना, हाँ 16 - 9/9 कितना हो गया, 16 में से 9 गया 7, तो √7 और 9 को बाहर निकाल दिया तो कितना 3, 9 जो है रूट के अंदर था। ठीक है सर। नोट हो गया ये? यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको ये दिया हुआ कि एक माध्यम के लिए क्रांतिक कोण 23 डिग्री है। तो उस माध्यम में तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करो।
देखो प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए। तो माध्यम का अगर अपवर्तनांक पता लग जाए तो हम काम कर सकते हैं। तो v कितना होता है, c बटा म्यू। म्यू कहाँ से ज्ञात करेंगे, क्रांतिक कोण से। तो आप लगाइए कि म्यू गुणा साइन IC कितना होगा, 1 गुणा साइन 90 डिग्री। क्रांतिक कोण पता ये होता है कि जो किरण है 90 डिग्री पर डेविएट हो जाएगी। तो क्या किया आपने, म्यू गुणा साइन 30 डिग्री और 1 गुणा 1। तो यहाँ से जो आपका कितना हो गया, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। म्यू कितना आ गया, 2। तो म्यू जब 2 आ गया तो प्रकाश की चाल ज्ञात कर लो। तो फिर v कितना हो जाएगा, v हो गया अपने पास में कितना, 3 गुणा 10 की घात 8। चलो इसको मैं इधर नोट कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, जो v है c डिवाइडेड बाय म्यू, 3 गुणा बटा 2। तो v कितना होगा, 1.5 10 की घात 8 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। बोलिए। थ्री इंटू 10 की पावर 9 रहता है 8। 8 लिखा है मैंने, 8 इंटू 10⁸8। इसमें दिया है आपको कि ये जो r है वो ज्ञात करना है। यदि r का मान ज्ञात करो, यदि अब देखो इसमें जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में आ रही है, सॉरी विरल से सघन में आते आ रही है, यहाँ पर विरल से सघन में, पूर्णांतरिक परावर्तन के तो कोई चांस ही नहीं। पूर्णांतरिक परावर्तन कब होता है, जब सघन से विरल में जाए। यदि I जो है 2 टाइम्स IC, लेकिन ये दिया है कि जो आपतन कोण है वो पूर्ण जो क्रांतिक कोण अगर होता है यहाँ पर उसका डबल होता है। तो बताइए। R का मान ज्ञात करना है अपने को, R का मान ज्ञात करना, और ये दिया है कि जो आपतन कोण कितना है, क्रांतिक कोण का 2 गुना। तो क्रांतिक कोण ज्ञात करो सबसे पहले। क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए आप। बोलो, क्रांतिक कोण नहीं ज्ञात कर पाए, 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ तो बस फिर उसका स्नेल का नियम लगा दो, यहीं पे काम हो जाएगा। देखो आपने देखा म्यू गुणा साइन IC 1 गुणा साइन 90। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो IC अपना कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आपने बोला। इसका मतलब I जो है वो कितना, 2 गुणा IC मतलब 60 डिग्री। तो फिर स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल के नियम से आपने देखा क्या रहेगा कि 1 गुणा साइन I कितना हो जाएगा, 2 गुणा साइन R, 1 गुणा साइन 60 कितना हो जाएगा, 2 गुणा साइन R। ये कितना रहा फिर अपने पास में, √3/2 इक्वल टू 2 इंटू साइन I साइन R बेसिकली। तो यहाँ से साइन R कितना हो गया, √3/4, मतलब R हो गया साइन इनवर्स √3/4, √3/4। देखो नोट किया आपने।
सर अभी नहीं हुआ। बोलिए। सर कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको इधर दिया हुआ है और इधर वापस आ जाती है प्रकाश किरण। ठीक है, तो ये कोण जो आई है, ये कोण एक तरीके से आर और आई बराबर ही हो। यहाँ पर ये हो रहा है कि कुछ तो है, कुछ पार्ट तो अपने पास क्या हो रहा है कि बाहर निकल रहा है और कुछ पार्ट जो अंदर आ रहा है, तो प्रकाश किरणों का, और कुछ पार्ट जो है इधर निकल रहा है। थोड़ा सा सही बना, चलो ये ऐसे निकल रहा है। ये जो कोण अपने को वो 90 डिग्री दिया हुआ है, कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री दिया। ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैं लेता हूँ μ1, और ये विरल माध्यम, इसका मेरे पास में μ2। ठीक है, क्रांति कोण बताइए। यदि आपतन कोण, ये सब चलो नहीं दिया है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। यदि आपतन कोण, आपतन कोण आई है तो क्रांतिक कोण ज्ञात करो। तो क्रांतिक कोण ज्ञात, तो देखिए इसके लिए मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। ये इधर है लाइट की किरणें, ये क्वेश्चन नोट हो गया आपका, तो फिर से बनाइए देखिए। तो ये कोण अपने पास में हो गया कि ये अगर आई है तो ये कोण क्या हो गया, अपवर्तन कोण आर, और इसको मैं कुछ आर डैश बोल देता हूँ। ये कोण क्या हो गया, आर डैश, जो कि बेसिकली किसके इक्वल है, आई के बराबर है। इसको चाहे तो हम आई नोट कर सकते हैं। ये तो अपने पास क्या हुआ, अपवर्तन हुआ है। ठीक है, तो अब देखो पहला मैं स्नेल का अगर नियम लगाता हूँ, ये कोण कितना है मेरे पास में, 90 डिग्री। तो एक तो कितना होगा, आई प्लस 90 प्लस आर किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ कि आई प्लस आर कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब जो आर है वो कितना हो गया, 90 माइनस आई। अब अगर मैं स्नेल का नियम लगाता हूँ, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से कितना हो जाएगा, इधर μ1 था तो μ1 गुणा साइन आई, नोट कीजिए इसको, 2 मिनट का टाइम है, ये लॉग आउट हो जाएगा। μ1 इंटू साइन आई कितना हो जाएगा, μ2 इंटू साइन आर, मतलब μ1 इंटू साइन आई। μ2 कितना है, वो μ2 है, और ये कितना होगा, साइन 90 माइनस आई। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो μ1 इंटू साइन आई कितना हो जाएगा, μ2 इंटू कोस आई। तो यहाँ से जो tan आई है मैं इधर नोट कर लेता हूँ। tan जो आई है वो कितना हो गया, μ1 बाई μ2। tan आई कितना हो गया, μ1 बाई μ2, नहीं μ2 बाई μ1। tan आई जो है μ2 बाई μ1 बनेगा। tan आई कितना हो गया, μ2 बाई μ1। ठीक है, अब जो अपने पास में
क्रांतिक कोण की जो के लिए फिर से अगर देखें कि क्रांतिक कोण के लिए क्या रहेगा, तो देखो अब क्रांतिक कोण के लिए कि आप अप्लाई क्रांतिक कोण कब होगा, जब अपने पास सघन से विरल में जाएगी कि μ1, इधर का μ1 है तो μ1 इंटू साइन आई सी कितना होगा, μ2 इंटू साइन 90। तो यहाँ से मतलब साइन आई सी कितना हो जाएगा, μ2 बाई μ1। तो उसको क्या बोल सकते हो आप, मतलब साइन आई सी कितना होगा, tan आई, मतलब आई सी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स tan आई। ये आंसर है। नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए अभी, क्योंकि लॉग आउट होगा फिर लॉग इन करेंगे, तो अगर कुछ समझ नहीं आया तो अगली क्लास में इसी क्वेश्चन से दोबारा स्टार्ट करेंगे। अभी नोट कर लो इसको सभी। नोट हो गया? हाँ, यस सर। अगली क्लास में सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। अभी के लॉग आउट होगा फिर अपने को लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास एंड करता हूँ मैं यहीं पे।